12वीं क्लास में। क्योंकि मेरा परिवार बहुत गरीब था, इसलिए हर दिन स्कूल की कैंटीन में खाना खाते वक्त मैं सिर्फ एक सब्जी का डिश लेता था और उसे प्लेन राइस और फ्री सूप के साथ खाता था। उस समय मैं बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस और इंट्रोवर्ट था। मेरा एक भी दोस्त नहीं था, लेकिन एक लड़की थी जो खुद चलकर मेरे पास आकर बैठती है, जिस पर वो मेरी ट्रे में से हरी सब्जी का एक टुकड़ा उठाकर अपने मुंह में डाल लेती है और फिर अपनी ट्रे में से स्वीट एंड सॉर रिब्स और ब्रेस्ट पोर्क उठाकर मेरी ट्रे में रख देती है। तुम्हारी एक हरी सब्जी खा ली मैंने, ये उसकी भरपाई है, ठीक है, मना मत करना। वो लड़की मेरी शांत और साधारण जिंदगी में जैसे रोशनी की एक किरण बनकर आती है जो सीधे मेरे दिल तक पहुंचती है। और फिर उसी पल से मुझे अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करने के लिए एक ऐसा मकसद मिल गया जो सच में उसके लायक था। मेरा नाम चैन यू है। मेरा घर टाउन के बाहरी इलाके में बने एक पुराने सिंगल स्टोरी मकान में है। मेरे माता पिता मजदूरी और थोड़ी बहुत सब्जियां उगाकर घर चलाते हैं। मेरी माँ मार्केट में लोगों की सब्जियां साफ करने का काम करती है। एक दिन में करीब 40 युआन कमा लेती है। वहीं मेरे पिता कंस्ट्रक्शन साइट पर सामान ढोने का काम करते हैं। जिस दिन काम मिल जाता है उस दिन 80 युआन तक कमा लेते हैं, लेकिन जब काम नहीं होता तब वो आंगन में बैठकर एक के बाद एक सिगरेट पीते रहते हैं। मेरी एक छोटी बहन भी है जो मुझसे 5 साल छोटी है। वो बचपन से ही कमजोर रही है और उसे अस्थमा की बीमारी है, जिस पर मौसम बदलते ही उसकी तबीयत फिर खराब होने लगती है। आधी रात तक उसे खांसी आती रहती है और पूरी रात किसी को भी ठीक से नींद नहीं आती। दवाइयों का खर्च, स्कूल फीस और रोजमर्रा का खर्च, यह सब हमारे परिवार पर एक भारी बोझ की तरह दबाव बनाए रखता है, जिस पर घर में कोई भी बीमार पड़ने की हिम्मत नहीं करता और कोई भी फालतू खर्च करने की सोच भी नहीं सकता। 12वीं क्लास के उस साल मेरे खाने का खर्च हर दिन तय था। स्कूल कैंटीन में 3 युआन की सब्जी, कभी स्टर फ्राइड केबल्स तो कभी स्टीव्ड टोफू और उसके साथ 50 सेंट का राइस, फिर फ्री सूप, जिसे सूप कहना भी मुश्किल था। असल में वो बर्तन धोने वाले पानी जैसा लगता था। उसमें थोड़ा सा नमक और कुछ टूटे फूटे सब्जी के पत्ते तैर रहे होते थे। स्वाद तो लगभग नहीं होता था, लेकिन गर्म जरूर होता था, जिसे पीकर कम से कम पेट की जलन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती थी। हर दिन मेरा यही रूटीन चलता था। मैं कभी भी किसी क्लासमेट के साथ खाना नहीं खाता था। दोपहर में बेल बजते ही मैं जानबूझकर धीरे धीरे सामान समेटता था। कभी बैग ठीक करने का नाटक करता तो कभी किताबें पलटने का। जिसके बाद जब पूरी क्लास निकल जाती तब मैं अकेला कैंटीन की तरफ जाता था। वहां जाकर मैं सबसे कोने वाली जगह पर बैठता था। वो जगह गर्म पानी की टैंक के पास थी, जहां हमेशा खट्टी और अजीब सी स्मेल आती रहती थी, इसलिए कोई भी वहां बैठना पसंद नहीं करता था। जिस पर वही जगह मेरे लिए सबसे सही थी। मैं वहां एक साए की तरह खुद को छिपाकर बैठता था, जैसे मेरा रोशनी से कोई संबंध ही ना हो। फिर राइस और सब्जी को मिलाकर जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देता था। सिर नीचे झुकाए रखता था, किसी की तरफ देखने की हिम्मत नहीं होती थी। मुझे डर लगता था कि कहीं किसी और की ट्रे में रखा ब्रेस्ट पोर्क, स्वीट एंड सॉर रिब्स या चिकन लेग देखकर मेरा मन और ज्यादा टूट न जाए। और उससे भी ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं कोई मेरी ट्रे में मौजूद गरीबी को न देख ले। यह हीन भावना 1-2 दिन में पैदा नहीं हुई थी। यह 10वीं क्लास से मेरे अंदर धीरे धीरे जमा होती गई थी। एक बार क्लास मॉनिटर स्टडी मटेरियल के पैसे इकट्ठा कर रहा था। क्लास में 50 स्टूडेंट्स थे। 49 स्टूडेंट्स ने उसी वक्त पैसे निकाल कर दे दिए। सिर्फ मैं था जिसने कहा कि कल लेकर आऊंगा, लेकिन फिर कल, परसों और उसके अगले दिन भी मैं पैसे नहीं ला पाया। आखिरकार क्लास मॉनिटर ने मुझसे पूछना ही बंद कर दिया और मैंने खुद अपना नाम लिस्ट से काट दिया। एक बार सर्दियों में बाकी स्टूडेंट्स वार्म जैकेट पहनकर आते थे, जबकि मैं माँ द्वारा पुराने कॉटन कोट से बनाई गई जैकेट पहनता था। उसके स्लीव्स छोटे थे, जिससे मेरी कलाई साफ दिखाई देती थी। एक क्लासमेट ने पूछा था, तुम्हें ठंड नहीं लगती? जिसके जवाब में मैंने कहा था नहीं। लेकिन उसके बाद पूरी क्लास के दौरान मैं अपने हाथ स्लीव्स के अंदर छिपाए रखता था और बाहर नहीं निकालता था। हर बार जब फैमिली बैकग्राउंड फॉर्म भरना होता था और पिता के प्रोफेशन वाले कॉलम में डेली लेबरर लिखना पड़ता था, तब पेन पकड़ते हुए ऐसा लगता था जैसे उसकी नोक सीधे कागज को चीर देना चाहती हो। मुझे लगता था कि मेरी पूरी जवानी इसी अंधेरे में गुजर जाएगी। लेकिन फिर लिन वैन मेरी जिंदगी में आती है। वो हमारी क्लास की सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। ग्रेड टॉप 10 में उसका नाम हमेशा रहता था। उसका परिवार भी काफी अच्छा था। उसके पिता काउंटी में ऑटो रिपेयर शॉप चलाते थे और उसकी माँ एक प्राइमरी स्कूल टीचर थी। वो बहुत ज्यादा ग्लैमरस नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे के फीचर्स बेहद खूबसूरत और साफ सुथरे थे। जब भी वो मुस्कुराती थी, उसके गालों पर 2 छोटे डिंपल्स दिखाई देते थे। वह उन लड़कियों में से थी जिन्हें सिर्फ एक बार देखकर ही अच्छा फील होने लगता है। पूरे ग्रेड में हर कोई उसे जानता था, सिर्फ उसकी खूबसूरती की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके अंदर एक अलग ही चार्म था। वो जहां भी जाती थी वहां जैसे रोशनी फैल जाती थी। वह चमक आंखों को चुभती नहीं थी, बल्कि दिल को गर्माहट देती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा और उसका कोई संबंध बन सकता है। हम दोनों बिल्कुल अलग दुनिया के लोग थे। वो क्लास की पहली रो में बैठती थी
थी, जबकि मैं आखिरी रो के कोने में। ब्रेक के दौरान उसके आसपास हमेशा स्टूडेंट्स की भीड़ लगी रहती थी जो उससे सवाल पूछते रहते थे, और मैं सिर्फ अपना सिर डेस्क पर रखकर सोने का नाटक करता था। स्कूल खत्म होने के बाद उसके लिए गेट पर कार इंतजार करती थी, जबकि मुझे अपने पुराने घर तक पहुंचने के लिए 40 मिनट पैदल चलना पड़ता था। उस दिन की दोपहर भी बाकी दिनों जैसी ही थी। मैं अपनी साधारण सब्जी वाली ट्रे लेकर कैंटीन के सबसे सुनसान कोने में जाकर बैठ गया। मेरे सामने सिर्फ दीवार थी और मेरी पीठ बाकी सभी लोगों की तरफ थी। मैंने अपना सफेद एनमेल मग घुटनों पर रखा और चॉपस्टिक से एक पीला पड़ चुका कैबेज का पत्ता उठाकर मुंह में डाल लिया। तभी मुझे ट्रे रखे जाने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज बिल्कुल मेरे बगल से आती है, जिस पर मैं हैरानी से सिर घुमाता हूँ और देखता हूँ कि लिन वान अपनी ट्रे रखकर मेरे पास बैठ रही है। वह इतनी सहजता से बैठती है जैसे किसी आम दोस्त के साथ बैठी हो। उसकी ट्रे में स्वीट एंड सॉर रिब्स, ब्रेस्ट पोर्क, शेडर्ड पोटैटो और एक सीवीड सूप रखा हुआ था। वो मेरी तरफ देखती तक नहीं, जिस पर वो चॉपस्टिक्स उठाकर मेरी ट्रे में से हरी सब्जी का एक टुकड़ा उठा लेती है और आराम से चबाने लगती है। तुम्हारी एक हरी सब्जी खा ली, इसे बराबरी का सौदा समझो, ठीक है? यह कहते हुए वो अपनी ट्रे में से स्वीट एंड सॉर रिब्स और ब्रेस्ट पोर्क उठाकर मेरी ट्रे में रखना शुरू कर देती है। एक टुकड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लाल भूरे सॉस में डूबी हुई स्वीट एंड सॉर रिब्स सफेद चावल के ऊपर रखी चमक रही थी। वहीं ब्रेस्ट पोर्क के चौकोर टुकड़ों में मांस और चर्बी की परतें साफ दिखाई दे रही थीं, जिनसे सोया सॉस और मीट की खुशबू लगातार उठ रही थी। उसी पल खिड़की से आती धूप हम दोनों पर पड़ती है। रोशनी उसके चेहरे पर गिरती है और उसके डिंपल्स हल्के से उभर आते हैं। उसकी आंखों में चमकती हुई रोशनी मेरी अंधेरी जवानी पर पड़ती है और सब कुछ अचानक गर्म और उजला लगने लगता है। मैं सिर झुकाकर ट्रे में रखे उन मांस के टुकड़ों को देखता रह जाता हूँ। मेरी आंखों में आंसू भर आते हैं। बस थोड़ा सा और होता तो वो सूप के कटोरे में गिर जाते, जिस पर मैं पूरी ताकत से खुद को संभालता हूँ। गले में कुछ अटक सा जाता है और मैं अपने सारे दुख को वापस अंदर निगलने की कोशिश करता हूँ। इतनी बड़ी उम्र तक किसी ने भी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का इस तरह ख्याल नहीं रखा था। किसी ने भी उसकी तरह अपनी काइंडनेस को इतने साधारण एक्शंस के पीछे नहीं छिपाया था। उसने एक बार भी नहीं पूछा, क्या तुम्हारा परिवार बहुत गरीब है? उसने यह भी नहीं कहा, मैं तुम्हें खाना खिला रही हूँ। उसने सिर्फ मेरी ट्रे से एक हरी सब्जी उठाई और बिना कुछ कहे अपना मीट मेरी ट्रे में रख दिया, जैसे सच में यह एक बराबरी का एक्सचेंज हो। वो स्वीट एंड सॉर रिब्स के टुकड़े, वो ब्रेस्ट पोर्क का टुकड़ा और वो हरी सब्जी का छोटा सा टुकड़ा, उसी पल से वे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जुनून बन गए। उस रात घर लौटने के बाद मैं अपने पुराने लकड़ी के बिस्तर पर लेट जाता हूँ। वह बिस्तर जिस पर बैठते ही चरमराने की आवाज आने लगती है। मैं छत पर बने पुराने दागों को देखता रहता हूँ और मेरे दिमाग में बार बार उसी दोपहर की याद घूमती रहती है। मेरे दिमाग में बार बार कैंटीन का वही सीन घूमता रहता है। उसकी मुस्कान, उसका चॉपस्टिक्स से मेरी ट्रे में से हरी सब्जी उठाना और बात करते वक्त उसकी वह लापरवाह सी आवाज। मैं खुद से एक वादा करता हूँ, मुझे हर हाल में सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। मुझे हर हाल में बड़ी सफलता हासिल करनी है और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं उसके सामने पूरी इज्जत और आत्मविश्वास के साथ खड़ा होऊंगा। फिर मुझे किसी कोने में बैठकर साधारण सब्जी के साथ खाना नहीं खाना पड़ेगा। फिर मुझे इतनी बेबसी और हीन भावना के साथ जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी, जिसके बाद मैं दिन रात पढ़ाई में डूब जाता हूँ। सुबह 5 बजे उठता हूँ, 6 बजे तक क्लास में पहुंच जाता हूँ। रात 11 बजे लाइट्स ऑफ होने के बाद भी मैं कंबल के अंदर टॉर्च जलाकर प्रैक्टिस पेपर्स सॉल्व करता रहता हूँ। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, एक के बाद एक किताब खत्म होती जाती है। पेन की रिफिल पूरी तरह खत्म हो जाती है, फिर भी मैं उसे फेंकने की हिम्मत नहीं करता। रफ पेपर पर बार बार लाइनें खींचता हूँ। जब तक बिल्कुल भी इंक नहीं निकलती तब जाकर नई रिफिल लगाता हूँ। मैं अपने सारे इमोशंस दिल के सबसे गहरे हिस्से में दबा देता हूँ। हर तरह का एंटरटेनमेंट छोड़ देता हूँ। ब्रेक के दौरान बाकी स्टूडेंट्स मूवीज की बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं, वीकेंड पर इंटरनेट कैफे जाने हैं के प्लान्स बनाते हैं, जबकि मैं डेस्क पर सिर झुकाए बैठा रहता हूँ। कानों में पुराना MP3 प्लेयर लगा होता है जो मैंने सेकंड हैंड मार्केट से खरीदा था। उसके अंदर सिर्फ इंग्लिश लिसनिंग ऑडियोज भरे हुए थे। मैं लिन वैन से एक शब्द भी ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं करता। ऐसा नहीं था कि मैं बात नहीं करना चाहता था, असल में मैं डरता था। मुझे लगता था कि मेरी गरीबी उसकी खूबसूरती के सामने बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। मुझे डर था कि अगर मैंने एक शब्द ज्यादा बोल दिया तो मेरी कमजोरी, मेरी गरीबी और मेरी बदहाली उसके सामने खुल जाएगी। मुझे डर था कि उसे पता चल जाएगा कि मैं एक ढंग का रेफरेंस बुक तक नहीं खरीद सकता। उसे यह भी पता चल जाएगा कि हर रात सेल्फ स्टडी खत्म होने के बाद मैं स्कूल गेट के पीछे पड़े कूड़ेदान के पास जाकर प्लास्टिक बॉटल्स इकट्ठा करता हूँ ताकि उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा सकूं, जिस पर मैं अपना पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर लगा देता हूँ। मैं खुद को एग्जाम पेपर्स के समंदर में डुबो देता हूँ और मार्क्स के जरिए
अपनी कीमत साबित करने की कोशिश करता हूँ। 12वीं क्लास के दूसरे सेमेस्टर की मॉक एग्जाम में मैं पूरे ग्रेड में तीसरे स्थान पर आता हूँ, जिस पर क्लास टीचर ली जियांगो मुझे ऑफिस में बुलाते हैं। वो दरवाजा बंद करते हैं, अपनी चेयर पर बैठते हैं और फिर मेरी तरफ देखते हैं। चेन्यू, इस बार तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। जिस पर थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो आगे कहते हैं, मैं तुमसे कुछ सच बात करना चाहता हूँ। तुम्हारे परिवार की हालत मुझे अच्छी तरह पता है। तुम्हारे पिता कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करते हैं, तुम्हारी माँ मार्केट में काम करती है, तुम्हारी छोटी बहन की तबीयत भी हमेशा खराब रहती है। मान लो तुम गौकाओ में अच्छा स्कोर भी कर लेते हो तो यूनिवर्सिटी की फीस और लिविंग एक्सपेंसेस का क्या होगा? क्या तुम्हारा परिवार इतना खर्च उठा पाएगा? मेरी सलाह है कि तुम अपने प्रोविंस की किसी टीचर्स ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। वहाँ फीस कम है, स्कॉलरशिप भी मिलती है। ग्रेजुएशन के बाद तुम्हें अपने ही जिले में टीचिंग जॉब मिल जाएगी। जिंदगी में प्रैक्टिकल बनो। 985 और 211 प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटीज के पीछे भागने का क्या फायदा? मान लो एडमिशन मिल भी गया तो पढ़ाई के पैसे कहाँ से लाओगे? मैं उनकी किसी बात का जवाब नहीं देता। न ये कहता हूँ कि मैं एडमिशन निकाल सकता हूँ, न ये कहता हूँ कि मैं फीस का इंतजाम कर लूंगा। मैं कुछ भी नहीं कहता, बस 3 सेकंड तक वहीं खड़ा रहता हूँ और फिर मुड़कर ऑफिस से बाहर निकल जाता हूँ। कॉरिडोर पूरी तरह शांत था। दोपहर की धूप खिड़कियों से अंदर आ रही थी और फर्श पर चमकती हुई लकीरें बना रही थीं। मैं सीढ़ियों के पास जाकर बैठ जाता हूँ, अपना चेहरा घुटनों के बीच छिपा लेता हूँ। मैं रोता नहीं हूँ, बस बहुत देर तक उसी तरह बैठा रहता हूँ। उस रात जब मैं घर पहुंचता हूँ तो माँ आंगन में बैठकर सब्जियां धो रही होती है। ठंडा पानी उनके हाथों को लाल कर चुका था, उंगलियों की त्वचा जगह जगह से फट चुकी थी। वहीं पिता दरवाजे के पास बैठकर सिगरेट पी रहे होते हैं, लेकिन वह खरीदी हुई सिगरेट नहीं थी। लोग जो बचे हुए सिगरेट फिल्टर्स फेंक देते थे, पिता उन्हें उठाकर लाते थे, फिर उनमें से टबैको निकालकर कागज में लपेटकर दोबारा पीते थे। मेरी छोटी बहन कमरे के अंदर बैठकर होमवर्क कर रही होती है। बीच बीच में उसे खांसी आती है, उसकी सांसों से सीटी जैसी आवाज निकलती रहती है। माँ मुझे देखकर पूछती है, बेटा आ गया, कुछ खाया या नहीं? रसोई में पॉरेज रखा है। जिस पर मैं अचानक कहता हूँ, माँ मैं शंघाई जियाओटोंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ। माँ एक पल के लिए रुक जाती है, जिसके बाद वह तुरंत कहती है, तो एडमिशन ले लेना बेटा। अगर तुम सिलेक्ट हो गए तो तुम्हें पढ़ाने के लिए हम अपनी सारी संपत्ति भी बेच देंगे। यह सुनकर पिता भी धीरे से कहते हैं, कल मैं तुम्हारे दूसरे चाचा के घर जाऊंगा, देखता हूँ कुछ पैसे उधार मिल सकते हैं या नहीं। उनकी बातें सुनकर मैं कुछ नहीं कह पाता, जिसके बाद मैं अपने कमरे में लौट आता हूँ। डेस्क लैंप जलाता हूँ, फिजिक्स का पेपर खोलता हूँ। मेरी स्टडी टेबल के कोने पर एक छोटा सा कागज चिपका हुआ था, उस पर मेरे अपने हाथों से लिखा हुआ एक लक्ष्य था। लिखावट भले ही टेढ़ी मेढ़ी थी, लेकिन उसके अंदर पूरा जुनून भरा हुआ था। 628 पॉइंट्स, शंघाई जियाओटोंग यूनिवर्सिटी। यह पिछले साल सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का कट ऑफ स्कोर था। मैंने उसी नंबर को लिखकर अपनी टेबल के सामने चिपका दिया था, ताकि हर बार सिर उठाने पर मेरी नजर उसी पर पड़े और फिर मैं दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करने लगता हूँ। दिन, हफ्ते और महीने एक सीधी लाइन की तरह गुजरते जाते हैं। बस घर और क्लासरूम के बीच की दूरी ही मेरी दुनिया बन जाती है। मेरी नींद घटकर सिर्फ 4 घंटे रह जाती है। खाना 5 मिनट में खत्म होने लगता है। गौकाओ से 1 हफ्ता पहले स्कूल सेल्फ स्टडी के लिए छुट्टी दे देता है, जिस पर मैं खुद को घर के अंदर बंद कर लेता हूँ। वही पुराना मकान जो गर्मियों में भट्टी जैसा और सर्दियों में बर्फ जैसा लगता था। मेरी टेबल पर बुक्स और टेस्ट पेपर्स का ढेर लगा रहता है। माँ मुझे डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं करती। वो सिर्फ खाना दरवाजे के बाहर रखती है, हल्का सा नॉक करती है और फिर वापस चली जाती है। यहाँ तक कि जब मेरी बहन को खांसी आती है तब भी वो मुंह दबाकर आंगन में चली जाती है, ताकि मेरी पढ़ाई में रुकावट न आए। और फिर गौकाओ के वे 2 दिन आ जाते हैं। उस साल मौसम बेहद उमस भरा था। पूरा शहर जैसे भाप से भरे बर्तन की तरह लग रहा था। मैं एग्जाम हॉल में बैठा था। मेरी हथेलियां पसीने से भीगी हुई थीं। मैं लगातार पेन को कसकर पकड़े हुए था। पहले दिन ऐसे का टॉपिक था रिकॉर्ड, जिस पर मैंने एक ऐसे लड़के की कहानी लिखी जो कीचड़ से निकलकर अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता था। ऐसे के बीच में लिखते लिखते मुझे फिर वही कैंटीन याद आ जाता है। वही धूप, वही स्वीट एंड सावर रिब्स, वही दोपहर जिस पर मेरा पेन कुछ पल के लिए रुक जाता है और आंसर शीट पर इंक का एक छोटा सा धब्बा बन जाता है। फिर आखिरकार आखिरी सब्जेक्ट की बेल बजती है और गौकाओ खत्म हो जाता है। एग्जाम हॉल से बाहर निकलते वक्त मैं न तो खुशी से चिल्लाता हूँ और न ही राहत महसूस करता हूँ। मैं बस अपनी पॉकेट में रखे एडमिट कार्ड को कसकर पकड़ता हूँ, फिर आसमान की तरफ देखता हूँ और बिना कुछ कहे भीड़ के बीच से निकलकर अकेला घर की तरफ चल पड़ता हूँ। रिजल्ट वाले दिन मैं पड़ोसी के घर का कंप्यूटर उधार लेता हूँ। नेटवर्क बहुत खराब था। कई बार वेबसाइट रिफ्रेश करने के बाद भी रिजल्ट पेज नहीं खुलता। मैं आंगन में बैठा हुआ कांपते हाथों से अपना रोल नंबर दर्ज करता हूँ। स्क्रीन पर लोडिंग सर्कल घूमता रहता है। करीब 10 सेकंड बाद रिजल्ट सामने आता है, 628 पॉइंट्स। मैं उस नंबर को बहुत देर तक देखता रह जाता हूँ, फिर अचानक आंगन के बीचों बीच बैठ जाता हूँ और आधे घंटे तक लगातार रोता रहता हूँ। यह कोई जोर जोर से रोना नहीं था, यह उन सारी भावनाओं का विस्फोट था जिन्हें मैंने सालों तक अपने अंदर दबाकर रखा था। मेरे कंधे लगातार कांप रहे थे, गले से टूटी हुई आवाजें निकल रही थीं। बड़े बड़े आंसू जमीन पर गिरते जा रहे थे। माँ घर से भागकर बाहर आती है। वह घबरा जाती है। उसे लगता है कि शायद मैं फेल हो गया हूँ, जिस पर मैं फोन उसकी तरफ बढ़ा देता हूँ। माँ काफी देर तक स्क्रीन को देखती रहती है और फिर वह भी फूट
फूट फूट कर रोने लगती है। पिता दरवाजे पर खड़े रहते हैं, वो पास नहीं आते, बस चुपचाप मुड़ जाते हैं, लेकिन उनके कंधे हल्के हल्के कांप रहे होते हैं। कुछ दिनों बाद शंघाई जियाओटोंग यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर घर पहुंचता है। जिस दिन वह लेटर आता है, पूरा छोटा सा जिला जैसे हिल जाता है। पिछले कई सालों में मैं अपने जिले के हाई स्कूल का पहला स्टूडेंट था जिसे उस प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था। जिस पर क्लास टीचर ली जियांगो पूरी क्लास के सामने एडमिशन लेटर उठाकर दिखाते हैं। उनके चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था। फिर वह सभी स्टूडेंट्स से कहते हैं, तुम सबको चैन यू से सीखना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ना क्या होता है, यह इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। मैं अपनी सीट पर बैठा उनकी मुस्कान देखता रहता हूँ, लेकिन कुछ नहीं कहता, क्योंकि मैं जानता था कि अब भी हमारे परिवार के पास पूरी यूनिवर्सिटी फीस जमा करने लायक पैसे नहीं थे। जिस पर विलेज कमेटी ने हमारी मदद के लिए आगे आना शुरू किया था, जिसके बाद मैंने स्टूडेंट लोन के लिए अप्लाई किया। वहीं विलेज कमेटी ने गांव वालों से चंदा इकट्ठा करने में भी मदद की। माँ ने अपनी 2 मुर्गियां बेच दी, जिन्हें उसने आधे साल से ज्यादा समय तक पाला था। आंगन में लगा वह सेब का पेड़, जिसे पिता ने 10 साल से भी ज्यादा समय तक संभाला था, उसे भी काट कर बढ़ई को बेच दिया गया। इस तरह इधर उधर से पैसे जुटाते जुटाते आखिरकार पहले सेमेस्टर की फीस और सफर का खर्च निकल ही आया। जिस दिन मैं घर से निकलने वाला था, माँ ने मेरे पुराने कपड़े के बैग में 20 उबले हुए अंडे रख दिए, फिर एक जार अचार का और कुछ सूखे मंतौ भी उसमें डाल दिए। पिता मुझे छोड़ने नहीं आए। उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन साइट पर काम है, इसलिए सुबह सुबह ही निकल गए। लेकिन मैं जानता था कि बात ऐसी नहीं थी। वो मुझे विदा करना चाहते थे, लेकिन उनसे बिछड़ना शायद सहन नहीं होता। मेरी छोटी बहन मुझे पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है, जिस पर उसकी सांस इतनी तेज हो जाती है कि उसे एस्मा अटैक आने वाला था। माँ तुरंत उसे अलग खींच लेती है। मैं अपने साधारण से सामान को कंधे पर टांगता हूँ, जेब में कुछ 100 युआन लेकर लॉन्ग डिस्टेंस बस में बैठ जाता हूँ, जो शंघाई की तरफ जा रही थी। वहां पहुंचकर मैं ट्रेन बदलता हूँ। 23 घंटे का सफर पुरानी ग्रीन ट्रेन की हार्ड सीट पर बैठकर। डिब्बे के अंदर बहुत भीड़ थी, हवा भारी और घुटन भरी थी। चारों तरफ इंस्टेंट नूडल्स, पसीने और सिगरेट की मिली जुली गंध फैली हुई थी। मैं खिड़की के सहारे सिर टिकाकर बाहर देखता रहता हूँ। खेत, गांव, छोटे छोटे मकान, दूर दूर तक फैली पहाड़ियां, सब कुछ धीरे धीरे पीछे छूटता जा रहा था। जिस पर ट्रेन आगे बढ़ती रहती है और मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल घूमता रहता है, चान्यू, तुझे हर हाल में सफल होना है। किसी और वजह से नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि 12वीं क्लास में उस लड़की ने तेरी ट्रे में 2 स्वीट एंड्स और रिब्स रखी थी, उसकी उस सच्ची काइंडनेस की वजह से, ताकि एक दिन तू उसके सामने सिर उठाकर खड़ा हो सके, ताकि तुझे फिर कभी नजरें झुकानी न पड़े, ताकि तू खुद को उससे कम न समझे। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, जानबूझकर अपनी यूथ की सारी यादों को दिल के सबसे गहरे कोने में बंद कर दिया। यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद भी मैंने लिनवान से कभी कॉन्टैक्ट नहीं किया। मुझे पता था कि उसका एडमिशन ईस्ट चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी में हुआ था, जो शंघाई जियाओटोंग यूनिवर्सिटी से सिर्फ कुछ मेट्रो स्टेशनों की दूरी पर थी। कई बार होम टाउन स्टूडेंट्स की गैदरिंग में उसका नाम सुनाई देता था, जिस पर मैं चुपचाप ग्लास उठाकर ड्रिंक करता था। मेरी उंगलियां ग्लास को कसकर पकड़ लेती थीं, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं आता था। मैंने कभी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। ऐसा नहीं था कि मैं उसे भूल गया था, असल में मैं अभी भी डरता था। मैं अपनी हालत अच्छी तरह जानता था। मैं सिर्फ एक गरीब स्टूडेंट था, फीस लोन से भर रहा था, लिविंग एक्सपेंसेस पार्ट टाइम जॉब से चला रहा था, यहाँ तक कि मैं उसे एक ढंग का खाना भी नहीं खिला सकता था। जिस पर मैंने खुद से कहा, अगर वह मुझे फिर से इस हालत में देखेगी तो उससे अच्छा है कि मैं उसका सामना ही न करूं। मैं इंतजार करूंगा, उस दिन का इंतजार, जब मैं सच में अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा, जब मेरे पास उसके बराबर खड़े होने की योग्यता होगी, तब मैं उसे ढूंढूंगा। यूनिवर्सिटी के 4 सालों में मैंने कभी चैन की नींद नहीं सोई। दिन में क्लासेस, रात में पार्ट टाइम जॉब्स, मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़े होकर फ्लायर्स बांटना, लाल, नीले, पीले और हरे रंग के एडवर्टाइजमेंट पेपर्स लोगों के हाथ में देना। कई लोग मुझे धक्का देकर आगे बढ़ जाते थे, कई लोग मेरी तरफ देखते तक नहीं थे, और कई लोग फ्लायर लेकर मेरे सामने ही डस्टबिन में फेंक देते थे, जिस पर मैं फिर भी अगला फ्लायर उठाकर किसी और को दे देता था। मैं एक पुरानी बाइसिकल पर ट्यूशन पढ़ाने जाता था। वह साइकिल मैंने एक सीनियर स्टूडेंट से खरीदी थी। पूरे शंघाई का आधा हिस्सा पार करके मैं अमीर परिवारों के बच्चों को मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाने जाता था। उनके घर का लिविंग रूम मेरे पूरे कमरे से बड़ा होता था। ऊपर क्रिस्टल चैंडेलियर चमकता रहता था। बच्चे की माँ आराम से बैठकर एप्पल काटती रहती थी। एप्पल काटकर खुद खा लेती थी, लेकिन मुझे एक गिलास पानी तक नहीं देती थी। इसके बाद मैं लॉजिस्टिक्स वेयरहाउस में भी काम करता था। रात 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक भारी भारी बॉक्सेस कंधों पर उठाता था। उनका वजन मेरी हड्डियों तक को चटका देता था। सुबह होने तक मेरा पूरा शरीर भीग जाता था। समझ ही नहीं आता था कि यह पसीना है या रात की नमी। फिर बाद में मैंने कोडिंग सीखनी शुरू कर दी। छोटी कंपनीज के लिए आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट्स लेने लगा। सॉफ्टवेयर डेवलप करता था। हॉस्टल का इंटरनेट रात 11 बजे बंद हो जाता था, जिस पर मैं लैपटॉप लेकर यूनिवर्सिटी गेट के बाहर बने 24 आवर कन्वीनियंस स्टोर में चला जाता था। वहां सबसे सस्ती मिनरल वाटर खरीदता था और विंडो के पास रखी ऊंची चेयर पर बैठकर स्टोर का वाईफाई इस्तेमाल करता था। फिर पूरी रात कोडिंग करता रहता था। स्टोर में काम करने वाली पोनीटेल वाली एक लड़की थी। नाइट शिफ्ट के दौरान वह चुपके से मुझे एक पेपर कप दे देती थी, ताकि मैं उसमें हॉट वाटर भरकर पी सकूं। मैंने कभी कोई दोस्त नहीं बनाया, न कभी किसी से प्यार किया। मेरे दिल में सिर्फ 2 शब्द थे, सक्सेस।
सक्सेस। जब बाकी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी लाइफ एंजॉय कर रहे थे, क्लब्स ज्वाइन कर रहे थे, रिलेशनशिप में जा रहे थे, ट्रैवलिंग कर रहे थे, फ्रेंड्स के साथ पार्टीज कर रहे थे, तब मैं इस कॉन्क्रीट जंगल में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था। दूसरे लोग अपनी यूथ खुलकर जी रहे थे और मैं लाइब्रेरी और पार्ट टाइम जॉब के बीच भागता फिर रहा था। हर मिनट को पैसे में बदलने की कोशिश कर रहा था। मेरी आंखों में सिर्फ फ्यूचर था, मेरे दिल में सिर्फ एक रास्ता था, और उस रास्ते के आखिर में लिन वान की मुस्कान। मैं जानता था कि सिर्फ तब जब मैं काफी मजबूत बन जाऊंगा, तब मैं उस काइंडनेस के लायक बन पाऊंगा जो उसने मुझे 12वीं क्लास में दी थी। तभी मैं उसे एक सुरक्षित और स्थिर भविष्य दे सकूंगा। यूनिवर्सिटी के चौथे साल की सर्दियों में शंघाई में एक दुर्लभ स्नोफॉल हुई। उस रात मैं कन्वीनियंस स्टोर के बाहर खड़ा था, स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी में गिरती हुई बर्फ को देख रहा था। बर्फ जमीन पर गिरते ही पानी बनकर पिघल जाती थी। मेरे हाथ में अभी अभी मिले प्रोजेक्ट पेमेंट के 3000 युआन थे और पहली बार मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस 10,000 युआन से ऊपर पहुंचा था। मैं आसमान की तरफ देखता हूँ, ठंडी बर्फ मेरे चेहरे पर गिरती रहती है, जिस पर मैं धीरे से हवा में 2 शब्द कहता हूँ, वेट फॉर मी। यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन के साल मैंने कई बड़ी कंपनीज के जॉब ऑफर्स ठुकरा दिए। ऐसा नहीं था कि मैं वहां काम नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं जानता था कि वह रास्ता मेरे लिए नहीं था। बड़ी कंपनीज स्टेबिलिटी देती हैं, फिक्स्ड सैलरी देती हैं, प्रमोशन पाथ देती हैं, ईयर एंड बोनस और बेनिफिट्स देती हैं, लेकिन वह इंसान को एक छोटा गियर भी बना देती हैं, और मैं सिर्फ एक गियर बनकर नहीं रहना चाहता था। मैं ऐसा भविष्य चाहता था जहां मैं लिन वैन को कभी झुककर जीने के लिए मजबूर न होने दूं। इसलिए मैंने अपनी सारी सेविंग्स निकाल ली, पार्ट टाइम जॉब्स और फ्रीलांस प्रोजेक्ट से जो कुछ भी जमा किया था सब लगा दिया। फिर टेक्नोलॉजी फोरम पर मिले कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक कंपनी रजिस्टर कर ली। कंपनी कहना भी शायद बड़ी बात थी, असल में वह शंघाई के बाहरी इलाके की एक पुरानी रेजिडेंशियल बिल्डिंग का बेसमेंट था, सिर्फ 10-12 स्क्वायर मीटर का। गर्मियों में वह भट्टी बन जाता था, एयर कंडीशनर नहीं था, सिर्फ सेकंड हैंड मार्केट से खरीदा हुआ एक पुराना फैन था जो लगातार घर घर की आवाज करता रहता था और गर्म हवा फेंकता रहता था। सर्दियों में वहां हड्डियां जम जाती थीं। हीटिंग सिस्टम सालों पहले खराब हो चुका था, जिसे किसी ने ठीक नहीं कराया था। हम सब मोटे मिलिट्री जैकेट्स पहनकर कंप्यूटर्स के सामने बैठे रहते थे। ठंड से उंगलियां अकड़ जाती थीं। कुछ देर टाइपिंग करते, फिर हाथ रगड़ते और दोबारा टाइपिंग शुरू कर देते। हमारा खाना इंस्टेंट नूडल्स और मंतो था, वो भी सबसे सस्ते वाले, कुछ सेंट्स की नूडल्स। एक कप में सीजनिंग डालो, ऊपर से हॉट वाटर डालो और खाना तैयार। मंतो भी 5 सेंट्स का मिलता था। 2 दिन बाद वह पत्थर जितना सख्त हो जाता था, जिस पर हम उसे तोड़कर नूडल्स में भिगोते थे और किसी तरह पेट भर लेते थे। हर दिन सिर्फ 3 से 4 घंटे ही सो पाता था। स्क्रिप्ट लिखना, प्लान रिवाइज करना, छोटे मोटे काम निपटाना और पार्टनरशिप की बातें करना, यही मेरी रोज की जिंदगी बन चुकी थी। फिर पहली बार ऐसा मौका आता है जब मैं किसी बिजनेस पार्टनरशिप के लिए नेगोशिएशन करने जाता हूँ। उस दिन मैंने वही शर्ट पहनी थी जो मैंने अपने कॉलेज के दिनों में खरीदी थी, जिसकी स्लीव का बटन भी टूट चुका था, जिस पर मैंने उसे स्टेपल पिन से किसी तरह फिक्स किया हुआ था। क्लाइंट एक छोटी सी बिल्डिंग मटेरियल्स कंपनी होती है, जिसके मालिक मिस्टर चू 40 साल से ज्यादा उम्र के होते हैं। उनकी गर्दन में एक मोटी गोल्ड चेन लटक रही होती है और वो लेदर चेयर पर आराम से पैर चढ़ाकर बैठे होते हैं। फिर वो मेरे द्वारा दिया गया प्रपोजल उठाकर देखते हैं और कुछ पल बाद उसे वापस टेबल पर फेंक देते हैं, जिस पर वो कहते हैं, बस इतना ही है। तुम्हारे जैसे नए ग्रेजुएट स्टूडेंट्स मैं बहुत देख चुका हूँ। बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन काम का रिजल्ट कचरे से भी बदतर निकलता है। यह सुनकर मैं उनकी डेस्क के सामने खड़ा रहता हूँ, जबकि मेरे हाथ बगल में कसकर भींचे हुए होते हैं। फिर मैं कहता हूँ, मिस्टर चू, मुझे सिर्फ एक मौका दे दीजिए। मैं आपके लिए पहला वर्जन बिल्कुल फ्री में बनाऊंगा। अगर आपको पसंद नहीं आया तो आपको एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। जिस पर मिस्टर चू कुछ सेकंड तक मुझे घूरते रहते हैं, फिर हल्की सी हंसी छोड़कर हाथ हिलाते हुए कहते हैं, ठीक है, कोशिश कर लो, वैसे भी मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला। इसके बाद मैं झुककर उन्हें सल्यूट करता हूँ और ऑफिस से बाहर निकल जाता हूँ, लेकिन हॉलवे में पहुंचते ही मेरे दांत गुस्से से भींच जाते हैं। उस प्रोजेक्ट के लिए मैं लगातार 3 रातें बिना सोए काम करता रहा। प्रपोजल को 7 बार रिवाइज किया गया और हर वर्जन को शुरू से तोड़कर दोबारा बनाया गया। फिर चौथे दिन की सुबह मैं फाइनल प्रपोजल भेज देता हूं और कंप्यूटर के सामने ही सिर झुकाकर सो जाता हूं। लेकिन सिर्फ 2 घंटे बाद फोन की रिंगटोन मुझे जगा देती है, जिस पर मिस्टर चू का एक मैसेज आता है। उसमें सिर्फ 2 शब्द लिखे होते हैं, अप्रूव्ड, गुड। जब पहली पेमेंट हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होती है, तब हम सब बेसमेंट में बैठकर बैंक बैलेंस को देखते रहते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। पूरे 8,000 युआन मिले थे, जिनमें से रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल और इक्विपमेंट इंस्टॉलमेंट चुकाने के बाद हमारे पास 3,000 युआन भी नहीं बचते। लेकिन फिर भी ये पहली बार होता है जब हम अपनी मेहनत और अपनी कैपेबिलिटी के दम पर पैसा कमाते हैं। सबसे मुश्किल समय कंपनी शुरू होने के 8वें महीने में आता है। उस दौरान हमें एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है। क्लाइंट पहले ही 30% एडवांस डिपॉजिट दे चुका होता है, जबकि बाकी 70% पेमेंट प्रोजेक्ट डिलीवरी और एक्सेप्टेंस के बाद मिलने वाली होती है, जिस पर हम सब बिना दिन रात की परवाह किए लगातार 2 महीने तक काम करते रहते हैं और आखिरकार सिस्टम तैयार हो जाता है, टेस्टिंग भी पास हो जाती है और प्रोजेक्ट हैंडओवर के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी झांगली मुझसे मिलने आता है। जेंगली हमारी टीम का टेक्निकल पार्टनर होता है।
कोर सोर्स कोड का आधा हिस्सा उसी ने लिखा था। हम दोनों की मुलाकात एक टेक्नोलॉजी फोरम पर हुई थी, फिर बातें मिलने लगीं और वह हानगाजो की नौकरी छोड़कर शंघाई मेरे साथ स्टार्टअप शुरू करने आ गया था, इसलिए मैं हमेशा उसे अपना भाई मानता था। उस रात वह मुझे बेसमेंट के बाहर वाली स्टेयरवे में बुलाता है और एक सिगरेट मेरी तरफ बढ़ा देता है। फिर वह कहता है, चेन्यू, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैं सिगरेट तो ले लेता हूँ लेकिन उसे जलाता नहीं, जबकि झांग ली खुद सिगरेट सुलगाकर एक लंबा कश खींचता है जिसका धुआं सड़क की लाइट के नीचे धीरे धीरे फैलता रहता है। फिर वह कहता है, मिंगशांग कंपनी ने मुझसे कांटेक्ट किया है। वो चाहते हैं कि मैं कोर सोर्स कोड लेकर उनकी कंपनी ज्वाइन कर लूं। सैलरी इतनी होगी, जिस पर वह एक बड़ा अमाउंट दिखाता है, और साथ में 5% स्टॉक ऑप्शन भी मिलेगा। मैं सिर्फ उसे देखता रहता हूं लेकिन कुछ नहीं कहता। मिंगशांग हमारी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर कंपनी होती है जो हमसे 2 साल पहले एस्टैब्लिश हुई थी। उन्हें इन्वेस्टमेंट भी मिल चुका था और शंघाई के इंटरनेट इंडस्ट्री में उनका अच्छा नाम था, और साफ बात थी कि वो झांगली को हायर करके हमारा कोर सोर्स कोड हासिल करना चाहते थे ताकि हमारी ये छोटी सी कंपनी जो अभी अभी ग्रो करना शुरू हुई थी तुरंत खत्म हो जाए। जिस पर मैं झांगली से पूछता हूँ, तो तुम क्या सोच रहे हो? वह सिगरेट की राख झाड़ते हुए नीचे देखता है। चेन्यू, हमें एक दूसरे को जानते हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं। मैं तुम्हें भाई मानता हूँ, लेकिन भाई अपनी जगह है और जिंदगी अपनी जगह। मेरे पेरेंट्स अभी भी होम लोन के कर्ज में दबे हुए हैं। मुझे खुद भी फ्यूचर में फैमिली बनानी है। मिंशांग जो ऑफर दे रही है उसे मैं मना नहीं कर सकता। वह कुछ पल रुकता है, और सच कहूं तो ये प्रोजेक्ट हैंडओवर होने के बाद हमारी कंपनी कहाँ जाएगी किसी को नहीं पता। अगला ऑर्डर मिलेगा भी या नहीं यह भी नहीं पता। ऐसे में यहाँ समय बर्बाद करने से क्या फायदा? ये सुनकर मैं उसकी बात बीच में ही काट देता हूँ। तुम कब जा रहे हो? कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद वह जवाब देता है, अगले हफ्ते। और सोर्स कोड का क्या होगा? जिस पर वह कोई जवाब नहीं देता। फिर मैं मुड़कर बेसमेंट की उस छोटी सी खिड़की को देखता हूँ जिसके अंदर से हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही होती है। अंदर बाकी 2 पार्टनर्स अभी भी कोडिंग में लगे हुए होते हैं। कीबोर्ड की लगातार चलती आवाज और कूलिंग फैन की गूंज आपस में मिल रही होती है। फिर मैं कहता हूँ, जेंगली, ये सच है कि सोर्स कोड तुमने लिखा है, लेकिन सिस्टम आर्किटेक्चर मैंने बनाया था, कोर लॉजिक मैंने डिजाइन किया था, हर इंटरफेस, हर मॉड्यूल कनेक्शन और पूरा फ्रेमवर्क मेरे डिसीजन पर बना है। तुम सोर्स कोड लेकर जा सकते हो, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि मिंगशिंग जाने के बाद अगले 3 महीने तक तुम एक भी ढंग की नई लाइन कोड नहीं लिख पाओगे। यह सुनकर झांगली का चेहरा बदल जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मैं सच बोल रहा हूं। पूरे आर्किटेक्चर का असली डिजाइन सिर्फ मेरे दिमाग में मौजूद था। मेरे बिना वह सोर्स कोड सिर्फ लेगो ब्लॉक्स का ढेर था, जिसे कॉपी तो किया जा सकता था लेकिन सही तरीके से मॉडिफाई या एक्सपैंड नहीं किया जा सकता था, और कुछ समय बाद वह आउटडेटेड भी हो जाता। जिस पर झांगली पूछता है, तो तुम चाहते क्या हो? मैं सीधा जवाब देता हूँ, सोर्स कोड छोड़ दो। तुम जाना चाहते हो, जाओ, मैं नहीं रोकूंगा। वह मेरी तरफ घूरता रहता है, जबकि उसकी उंगलियों के बीच फंसी सिगरेट काफी लंबी जल चुकी होती है और वह राख झाड़ना भी भूल चुका होता है। फिर वह पूछता है, अगर मैं सोर्स कोड छोड़कर न जाऊं तो? लेकिन मैं उस सवाल का जवाब नहीं देता, बल्कि जेब से फोन निकालकर एक रिकॉर्डिंग चला देता हूँ। उस रिकॉर्डिंग में 3 हफ्ते पहले हुई मीटिंग की आवाज रिकॉर्ड होती है, जहां जांगले ने खुद सजेशन दिया था कि कोर सोर्स कोड को अपने पर्सनल सर्वर पर बैकअप रखना चाहिए। उसने वजह सिक्योरिटी बताई थी। उस समय मैंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन चुपचाप रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी। रिकॉर्डिंग सुनते ही जांगले का चेहरा सफेद पड़ जाता है, जिस पर वह कहता है, तुम पहले से मुझसे सावधान थे। मैं शांत आवाज में जवाब देता हूँ, मैं तुमसे सावधान नहीं था। मैं सिर्फ हमेशा अपने लिए एक बैकअप प्लान रखता हूँ, क्योंकि स्कूल कैफेटेरिया के उस कोने में बैठकर सादा खाना खाते हुए मैंने एक बात सीख ली थी, इस दुनिया में सबसे भरोसेमंद इंसान सिर्फ खुद इंसान होता है। इसके बाद झांगली चला जाता है। अगली सुबह वह अपना सामान समेटता है और बेसमेंट छोड़कर निकल जाता है, बिना किसी से गुड बाय कहे। जब बाकी 2 पार्टनर्स को यह बात पता चलती है तो वे काफी देर तक चुप रहते हैं। फिर उनमें से एक उठकर किचन में जाता है और हम सबके लिए इंस्टेंट नूडल्स बना लाता है, जिस पर वह सिर्फ इतना कहता है, खाओ, फिर वापस काम करते हैं। वह नूडल्स का बोल मेरी जिंदगी का सबसे नमकीन बोल बन जाता है। पता नहीं उसमें सीजनिंग ज्यादा थी या फिर मेरे आंसू उसमें गिर चुके थे। उस रात मैं अकेला बेसमेंट से बाहर निकलता हूँ, पुरानी सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जाता हूँ। स्टेयरवे का सेंसर लाइट काफी पहले खराब हो चुका था, इसलिए चारों तरफ घुप अंधेरा होता है। सिर्फ फोन स्क्रीन की हल्की रोशनी रास्ता दिखा रही होती है। फिर मैं तेजी से रूफटॉप तक पहुंचता हूँ, जंग लगी आयरन डोर को धक्का देकर खोलता हूँ और छत पर कदम रखता हूँ। मेरे सामने शंघाई की चमकती हुई रात फैली हुई होती है, जिसकी रोशनी आंखों को चकाचौंध कर देती है। दूर सामने लुजियाजुई की ऊंची ऊंची स्काई स्क्रेपर्स खड़ी दिखाई दे रही होती हैं। उनकी अनगिनत लाइट्स एक दूसरे से सटी हुई चमक रही होती हैं, मानो किसी ने पूरी मिल्की वे को आसमान से उतारकर हुआंगपू रिवर के किनारे सजा दिया हो। ओरिएंटल पर्ल टावर की चोटी रात के अंधेरे में चमक रही होती है, जबकि शंघाई वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर बादलों के बीच कभी दिखता है, कभी छिप जाता है। चारों तरफ ऊंची इमारतें और जगमगाती रोशनियां फैली हुई होती हैं। पूरा शहर एक विशाल मशीन की तरह लगता है, जो कभी रुकता ही नहीं, जो हर दिन अनगिनत लोगों के सपनों और निराशाओं को पी